गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 12 स्वतंत्रता और उसके पश्चात। जब हमें आज़ादी मिले उसके पश्चात क्या हुआ, इसके बारे में हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी आज़ाद हुआ। उसके साथ एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 के दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। इस तरह से स्वतंत्रता की खुशी तो सभी भारतवासियों को थी, परंतु साथ ही कुछ समस्याएं भी भारत के सामने खड़ी हुई थी। अखंड भारत के दो भाग होने से लगभग 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान से भारत रहने आ रहे थे करीब 80 लाख लोग। इन शरणार्थियों का पुनर्वास एक विकट समस्या थी। उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे। उन्हें भारत संघ के साथ जोड़ना और राष्ट्र का निर्माण करना एक दूसरी बड़ी विकट समस्या भी थी। भारत का विभाजन क्यों किया गया, विभाजन के बाद कैसी विकट समस्याएं खड़ी हुई, ये समग्र घटनाक्रम कैसे थे, इन सभी मुद्दों की चर्चा अब हम इस प्रकरण में कर रहे हैं। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव। अंग्रेजों की नीति हमेशा फूट डालो और राज करो की थी। उनकी नीति कैसी थी? फूट डालो और राज्य करो। इसलिए वे हमेशा ऐसा ठसाते रहे कि हिंदू और मुसलमानों का हित अलग अलग रहने में है। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। ऐसे विरोधों से प्रभावित कुछ मुस्लिम नेता ऐसा मानते थे कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का हित सुरक्षित नहीं है। जो मोमेडियन लोग हैं उनका हित सुरक्षित नहीं है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए अलग पाकिस्तान की रचना करना आवश्यक है। इसलिए अलग पाकिस्तान की रचना होनी चाहिए जिससे दोनों कौम स्वतंत्र विकास कर सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। उसमें मुस्लिमों की बहुमती वाले प्रदेशों का समावेश करके अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके पश्चात पाकिस्तान की रचना को मुस्लिम लीग ने अपना मुख्य ध्येय बनाया, उनका मुख्य ध्येय बन गया। माउंटबेटन योजना। वायसराय माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत आए। उनका मत था कि भारत को स्वतंत्र होना हो तो विभाजन करना अनिवार्य है। उनका मानना क्या था? अगर भारत को स्वतंत्र होना है तो उन्हें विभाजन करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठेंगे, लोग परेशान होंगे। स्वतंत्रता के लिए होने वाला आंदोलन इस हद तक पहुंच गया था कि अब अंग्रेज सरकार को भारत जल्द से जल्द छोड़ देने की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में भारत के कुछ यथार्थदर्शी नेताओं ने भारत के विभाजन की बात स्वीकार कर ली। उन्हें स्वीकार होना मंजूर हुआ। उन्होंने अन्य नेताओं को यह बात स्वीकार करने के लिए आग्रह किया, विनती की। 3 महीने तक लंबी चर्चा चली। मुख्य नेताओं के बीच बैठकें हुई और अंत में माउंटबेटन ने भारत के 2 टुकड़े करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की कि भारत के 2 हिस्से होंगे, जो माउंटबेटन योजना कहलाती है, इस नाम से जानी जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए भारत स्वतंत्रता कानून पारित किया गया। भारत स्वातंत्र्य कानून 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत स्वातंत्र्य कानून पारित किया। इस धारा की व्यवस्था के अनुसार भारत को भारतीय संघ और पाकिस्तान संघ इन 2 राज्यों में विभाजन करके स्वतंत्र किया जाता है।
प्रत्येक देश अपना संविधान बनाकर अमल में लाएगा। भारत के रजवाड़े अपनी इच्छानुसार भारतीय संघ या पाकिस्तान संघ के साथ जुड़ सकते हैं और न जुड़ना चाहे तो संपूर्ण स्वतंत्र रहने की छूट दी जाती है। भारत स्वातंत्र्य कानून की व्यवस्था के अनुसार भारत और पाकिस्तान ऐसे दो भागों में विभाजन हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना का चयन किया गया, उन्हें नियुक्त किया गया। इस कानून से भारत की पराधीनता का अंत हुआ। ईस्वी सन 1857 से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता मिली, उन्हें आज़ादी मिली। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम बंगाल, सीमा प्रांत और पूर्व बंगाल का समावेश हुआ, जबकि बाकी प्रदेश भारत में रहे। देश भर में स्वतंत्रता का आनंद। भारत स्वतंत्र हुआ और समग्र देश में आनंद का माहौल छा गया। सभी लोग खुश हो गए। अनेक वर्षों की गुलामी से हम सभी स्वतंत्र हुए थे, उन्हें आज़ादी मिल गई थी। अनेक क्रांतिकारी वीर तथा जन नेताओं के बलिदान हुए। इसके अतिरिक्त कितने ही नामी अनामी लोगों ने अपनी शक्ति से अधिक योगदान स्वतंत्रता आंदोलनों में दिया। तब हमें स्वतंत्र देशवासी के रूप में पहचान मिली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर से ब्रिटेन का यूनियन जैक उतारकर उसके स्थान पर तिरंगा ध्वज लहराया। पूरा देश स्वातंत्र्य प्राप्ति के उत्सव में रंग गया। देशी राज्यों की हलचल। भारत स्वतंत्र कानून पारित होने पर कुछ देशी राज्यों ने संपूर्ण स्वतंत्र होने का प्रस्ताव किया कि हम संपूर्ण रूप से आज़ाद होंगे, ऐसा प्रस्ताव भी किया। जबकि कानून की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र रहने की इच्छा करना स्वाभाविक था। सर सीपी रामस्वामी अय्यर ने त्रावणकोर राज्य को स्वतंत्र सार्वभौम राज्य घोषित किया। हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब तथा इंदौर के होलकर ने भी ऐसी ही आवाज़ उठाई। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने की घोषणा की। इसी तरह यदि देश के हर एक रजवाड़े स्वतंत्र हो जाते तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता। एक दूसरे राज्यों के बीच उनकी सीमा की समस्या खड़ी हो जाती। विकास के लिए संसाधन समिति हो जाते। राज्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता चला जाता। इससे हमें मिली हुई स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं बचता। देशी राज्यों का विलीनीकरण। उस समय भारत में 562 देशी राज्य थे। ये सभी राज्य भारत संघ के साथ जुड़े तो ही भारत एक संघ राज्य बने। यह अत्यंत महत्वपूर्ण काम तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव श्री वीपी मेनन ने पूरा किया। उन्होंने राजाओं में देशभक्ति जागृत की और व्यवहारिक बुद्धि से 559 देशी राज्यों का भारत संघ के साथ विलीनीकरण किया, उसमें समावेश किया। भारत संघ में जुड़ने सर्वप्रथम की पहल भावनगर के राजा कृष्ण कुमार जी ने की थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीनों राज्यों का प्रश्न बाकी रहा। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जनता ने क्रांति की। रतुभाई अदानी तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर आरजी हुकूमत की स्थापना भी की थी। सरदार पटेल ने जूनागढ़ में लोकमत लिवाया और जूनागढ़ भारत संघ के साथ मिल गया। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और अंत में उसे भी भारत संघ में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान ने ईस्वी सन 1948 में कश्मीर पर हमला किया। उस समय वहां के राजा हरि सिंह ने विधि पूर्वक भारत संघ के साथ जोड़ दिया। भौगोलिक दृष्टि से ये तीनों राज्य का भारत संघ के साथ जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देशी राज्यों के राजा अपने लोगों को उत्तरदायी सरकार देना चाहते थे।
यह निश्चित रूप से विश्वास था कि भारत सरकार उत्तरदायी सरकार होगी। दूसरी बात यह भी थी कि उस समय में शिक्षा की मात्रा सामान्यतः बढ़ी थी। लोग स्वतंत्रता का अर्थ समझने के लिए प्रयत्नशील थे। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता था। इससे राजागण अपने लोगों के अनुभवों के आधार पर वे निश्चित कर सके कि भारत संघ के साथ जुड़ने से प्रजा का विकास निश्चित रूप से होगा। इस मामले में राजाओं की देशभक्ति की निश्चित रूप से प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए थोड़ी सी आवश्यक संपत्ति रखकर शेष सभी राज्य भारत संघ को सौंप देना बहुत बड़ी बात है। इस तरह देश के सभी देशी राज्य विलीनीकरण के लिए तैयार हुए। वह भारत के ही नहीं परंतु विश्व के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। विलीनीकरण की प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करने वाले वीपी मेनन के योगदान सदा याद हमें रहेंगे। समग्र भारत की इस तरह हुई एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। ऐसा कहना अतियुक्ति न होगा कि यदि सरदार वल्लभ पटेल की अप्रतिम महान सेवा थी। गांधी जी की हत्या। अभी भारत को स्वतंत्र हुए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और पूरा देश गहरे शोक में डूब गया। भारत के विभाजन के संदर्भ में कुछ क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गांधी जी उपवास पर उतरे, लोगों से शांति रखने की अपील की। इस दौरान 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस में सायंकाल की प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। उसी शाम शोकग्रस्त भारत देश ने आकाशवाणी से जवाहरलाल नेहरू का शोक संदेश सुना। दोस्तों, साथियों, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई और अब चारों तरफ अंधकार है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपति अब हमारे बीच नहीं है। समग्र राष्ट्र स्तंभ रह गया। गांधी जी भारत के सभी वर्ग के लोगों के बीच एकता में विश्वास करते थे और उसके लिए ही उन्होंने अमूल्य जीवन का बलिदान भी दे दिया। दिल्ली में बापू की भव्य सम्मान यात्रा निकली, शमशान यात्रा निकली। लाखों लोग अश्रु भरी आंखों से उसमें शामिल हुए। निराश्रितों का पुनः वास। लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके बसने और रोजगार के विकट उत्तरदायित्व को भी भारत ने अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाया। अपने दायित्व को भारत ने अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाया। सभी लोगों को यथासंभव अधिक सुविधाएं दी गई। विशाल शरणार्थी शिविर खोले गए। उन्हें मात्र भोजन और आवास ही नहीं बल्कि प्रेम और सहानुभूति की भी आवश्यकता थी। लोगों और संस्थाओं ने सहयोग दिए। इस तरह सभी निराश्रित सभी के साथ मिल गए। उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। भारत का संविधान और उसका अमल। ईस्वी सन 1946 में संविधान सभा की रचना की गई थी। उसका कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण करना था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया दिसंबर 1949 तक चली। उस समय के दौरान उसके प्रत्येक मसौदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं हुई। उसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 165 दिन बैठकें हुई। अलग अलग समितियों तथा उप समितियों के मसौदे को सुधारने तथा ठीक करने का कार्य किया। लगभग 300 भारतीयों ने इस प्रक्रिया में भाग भी लिया था। संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में आयोजित होती थी, फिर भी उसके सदस्य भारत में फैले थे। संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की नियुक्त उन्हें किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान तैयार होने पर संविधान सभा ने उसे पारित भी किया।
26 जनवरी 1950 के दिन उसे लागू किया गया। उस दिन से देश की सत्ता जनता के हाथ में आई, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों दिन हमारे राष्ट्रीय त्यौहार माने जाते हैं। अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन के निवृत्त होकर स्वदेश चले जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन नंबर 1 सही जोड़े बनाइए, ये आपको होमवर्क में करना होगा।